क्या दो परमाणु शक्ति संपन्न देश जो पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से 4 युद्ध लड़ चुके हों सिर्फ एक चिट्ठी के जरिए शांति की मेज पर लौट सकते हैं? 30 जून 2026 को भारत और पाकिस्तान के 117 बुद्धिजीवियों, पूर्व राजनेताओं और पूर्व खुफिया प्रमुखों ने मिलकर दोनों देश के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को एक खुला पत्र भेजा। इस पत्र को जारी किया सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने। मांग सीधी है, राजनयिक संबंध बहाल हों, व्यापार खुलें, बस ट्रेनें चलें और कश्मीर पर बातचीत हो। लेकिन भारत में इस पत्र के आते ही सियासत सुलग उठी है। सत्ता पक्ष इसे शहीदों का अपमान और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कह रहा है, तो विपक्ष भी इससे पल्ला झाड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि एक गहरे जियोपॉलिटिकल नजरिए से विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, इस पत्र के पीछे का असली एजेंडा क्या है और क्या वाकई आतंक और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं। आज हम करेंगे इस पूरे विवाद का धागा खोल विश्लेषण। इस पत्र में कुल 8 प्रमुख मांगे की गई हैं, जिन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहा जाता है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर जब हम इन मांगों को देखते हैं तो हमें इसके 2 पहलू नजर आते हैं। पहला है इंसानी पहलू और दूसरा है रणनीतिक पहलू। इंसानी पहलू की बात करें तो उसमें वीजा सेवाओं को सामान्य करने, करतारपुर साहिब और शारदा पीठ को खोलने, अटारी वाघा बॉर्डर के आम लोगों की यात्रा शुरू करने की बात है। ये मांगे सुनने में बहुत तार्किक लगती हैं, क्योंकि दोनों तरफ लाखों ऐसे परिवार हैं जो विभाजन के बाद अलग हो गए। अब यहीं पर सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़ आता है। 2004 से 2007 का फ्रेमवर्क वो दौर था जब मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के बीच बैक चैनल बातचीत चल रही थी, जिसमें सीमाओं को बदले बिना उन्हें अप्रासंगिक बनाने की बात थी। लेकिन आज यानी 2026 में भारत का रुख पूरी तरह बदल चुका है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत के लिए कश्मीर का मुद्दा आंतरिक है, द्विपक्षीय नहीं। ऐसे में इस पुराने फ्रेमवर्क को वापस लाना रणनीतिक रूप से भारत के लिए कितना व्यवहारिक है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पत्र को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। जब 2 देशों की सरकारें, जिन्हें हम ट्रैक 1 कहते हैं, आपस में बात नहीं कर पाती, तब पर्दे के पीछे दोनों देशों के पूर्व अधिकारी, बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी आपस में बात करते हैं, यानी ट्रैक 2, ताकि सरकारों के लिए बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सके। इस पत्र पर दस्तखत करने वालों में भारत के पूर्व रॉ प्रमुख एएस दौलत और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो सालों तक दोनों देशों के सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस डिप्लोमेसी का इतिहास क्या रहा है? इतिहास गवाह है कि भारत ने जब भी शांति का हाथ बढ़ाया, बदले में उसे धोखा मिला। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सदा सरहद बस सेवा लेकर लाहौर गए, तो बदले में भारत को कारगिल युद्ध मिला। 2015 में जब पीएम नरेंद्र मोदी अचानक नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे, तो कुछ ही दिनों बाद भारत को पठानकोट आतंकी हमला झेलना पड़ा और फिर 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। यही कारण है कि भारत की आम जनता और विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इस तरह की ट्रैक टू कोशिशों पर भरोसा नहीं कर पाता। जब भी नागरिक स्तर पर अमन की बात होती है, सीमा पार बैठा पाकिस्तान का डीप स्टेट, वहां की सेना और आईएसआई किसी न किसी आतंकी घटना को अंजाम देकर इस शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार देता है। इस पत्र के सार्वजनिक होते ही भारत के राजनीतिक हलकों में जो तीखी प्रतिक्रिया हुई है, उसे भी समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पत्र को शहीदों का अपमान कहा। उनका तर्क है कि जब भारतीय सेना के जवान सीमा पर आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी जान दे रहे हैं, तब दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठकर पाकिस्तान के साथ चाय पीने और बस सेवा शुरू करने की वकालत करना देश के वीर सपूतों के बलिदान को कम आंकना है। बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड बिल्कुल साफ है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह नेस्तो नाबूद नहीं करता, भारत टेबल पर नहीं बैठेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने भी इस पत्र की आलोचना की है। ये दिखाता है कि जब बात पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है, तो भारत का राजनीतिक मत काफी हद तक एक जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का तर्क है कि अगर अमेरिका और ईरान बात कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान क्यों नहीं। लेकिन यहाँ वो एक बुनियादी फर्क भूल जाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच वैचारिक और परमाणु होड़ का विवाद है, लेकिन ईरान अमेरिका के भीतर घुसकर लगातार आत्मघाती हमले या प्रॉक्सी वॉर नहीं चला रहा है, जैसा पाकिस्तान भारत के खिलाफ दशकों से कर रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है?
क्या ये पत्र वाकई अमन की एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक अव्यावहारिक कोरी कल्पना? एक तरफ बुद्धिजीवियों का ये तर्क बिल्कुल सही है कि दक्षिण एशिया की तरक्की तब तक रुकी रहेगी जब तक भारत और पाकिस्तान अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बजाय रक्षा और हथियारों पर खर्च करते रहेंगे। दोनों देशों के युवा एक सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार की यह चिंता भी पूरी तरह जायज है कि आप उस देश के साथ सामान्य संबंध कैसे रख सकते हैं जिसका पूरा स्टेट स्ट्रक्चर ही भारत के खिलाफ नफरत और प्रॉक्सी वॉर पर टिका हुआ है। जब तक पाकिस्तान की सेना वहां की विदेश नीति को कंट्रोल करेगी, तब तक नागरिक स्तर पर लिखे गए ऐसे 100 पत्र भी कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। अमन और शांति दोनों देशों की आवाम चाहती है, लेकिन शांति की पहली शर्त सुरक्षा है, समझौता नहीं। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार और बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर भारत का नो टॉक्स विद टेरर का स्टैंड ही सही है? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो जुड़े रहिए अनसुनी आवाज के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।